नमस्कार स्टूडेंट्स। हम एमए प्रीवियस का फोर्थ पेपर ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में जाना था, उसका विषय क्षेत्र क्या है और उसमें हम किस किस का अध्ययन करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सामाजिक परिवर्तन में ग्रामीण समाज में लघु परंपराएं और बृहत परंपराओं का क्या महत्व है और सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणाओं को किस प्रकार समाजशास्त्रियों ने समझाया है, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय समाज एक विविधता युक्त समाज है, जिसमें अनेक परंपराएं हैं, धार्मिक विश्वास, मानदंड इत्यादि विद्यमान हैं। सभी समुदायों की अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, स्वयं भी प्रभावित होती रहती हैं और दूसरों को भी प्रभावित करते रहते हैं। भारत के ग्रामीण समुदायों की अपनी कुछ परंपराएं हैं, उसकी सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को व्यक्त करती हैं। इस ग्रामीण व्यवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होता है उसको प्रक्रियामूलक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण व्यवस्था के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को जानने के लिए उन प्रक्रियाओं को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके कारण ग्रामीण समाज में परिवर्तन होते हैं। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इन अवधारणाओं को बताया है, जैसे कि एम एन श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्री हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण जैसी प्रक्रियाओं को बताया है और इन्होंने इसी के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट किया है कि किस तरीके से समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। मैकी मेरियट का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सामाजिक परिवर्तन के लिए, जिसमें इन्होंने स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो महान परंपरा है और लघु परंपरा है, ये परंपरा क्या होती है और इनको हम कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले हम परंपरा की बात करेंगे कि परंपरा क्या है। परंपरा, जैसे कि आप जानते हैं कि ये अंग्रेजी के ट्रेडिशन का शाब्दिक अर्थ ट्रांसमिशन या हैंडिंग डाउन है, जिसको कि हस्तांतरित किया जा सकता है और हस्तांतरण करना ही इसका दूसरा नाम है। चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण करना परंपरा कहलाया जाता है। गिन्सबर्ग कहते हैं कि परंपरा का अर्थ संपूर्ण विचार, आदत, प्रथाएं इत्यादि का योग होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि पहले एक विचार आता है, फिर वो एक आदत के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो रीतियाँ, जनरीतियाँ और प्रथाओं के रूप में परिवर्तित होता होता परंपराओं में बदल जाता है और इन परंपराओं का ही स्थानांतरण यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करना ही परंपरा कहलाया जाता है। परंपरा वह सामाजिक प्रथा है। इस प्रकार हम देखेंगे कि परंपरा एक सामाजिक प्रथा है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम समाजीकरण के द्वारा, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसको बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो समाजीकरण के द्वारा अपनी संस्कृति को सीखता रहता है और इस सीखने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। और इस समाजीकरण के द्वारा वह इस प्रथा को, परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता जाता है। परंपरा कानून, प्रथा, कहानी, पौराणिक कथाएं इत्यादि का संग्रह है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरा एक सामाजिक धरोहर है जो समाज के मूल्यों, विश्वासों, भावनाओं आदि को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है और सामाजिक विरासत होने के कारण यह संस्कृति के अभौतिक पक्ष से भी संबंधित है। संस्कृति का अभौतिक पक्ष, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने संस्कृति को दो भागों में बांटा था। एक संस्कृति का भौतिक पक्ष है और एक संस्कृति का अभौतिक पक्ष है। अभौतिक पक्ष में विचार, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, कानून,
गुण, ये सारे संस्कृति के अभौतिक पक्ष है। तो इससे भी इससे संबंधित है हमारी परंपराएं। तो इस तरीके से बृहत परंपरा हम किसको कहेंगे, तो इस जो बृहत परंपरा की जो अवधारणा है, यानी कि महान परंपरा, बड़ी परंपरा, उसको रैडफील्ड ने अपनी किताब पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में इन्होंने स्पष्ट किया। और इन्होंने बृहत परंपराओं का पोषण अभिजात वर्ग के थोड़े से चिंतनशील व्यक्तियों के द्वारा किया। और इन्होंने बताया कि मेक्सिको की माया संस्कृति के मंदिरों, प्रसादों के विशाल प्रस्तर, निर्मित वास्तुशिल्प, परिष्कृत कला, खगोल विज्ञान, पंचांग, चित्रलिपि में लिखित साहित्य, देवताओं एवं प्राकृतिक शक्तियों तथा धर्मों पर आधारित राज्य व्यवस्था को बृहत परंपरा के नाम से इन्होंने संबोधित किया। बृहत परंपरा पाठशालाओं में, मंदिरों में घोषित होती है। यह दार्शनिक, ब्रह्म विज्ञानी और साहित्यिक मनुष्य की ऐसी परंपरा होती है कि जो विचार पूर्वक घोषित एवं हस्तांतरित की जाती है। मैकमेरिट के अनुसार यदि कोई परंपरा प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताए गए व्यवहारों के अनुसार होती है और उसका प्रसार संपूर्ण समाज में होता है, तो उसको हम बृहत परंपरा के नाम से जानते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बृहत परंपरा लिखित होती है, ग्रंथों से निकलती है। जितने भी ग्रंथ है, वेद, पुराण, उपन्यास, जितने भी आपके जो महान ग्रंथ हैं, महान काव्य हैं, उन्हीं से बृहत परंपरा निकली है। तो दुबे के अनुसार बृहत परंपराओं का जो तात्पर्य है वो विश्वासों, कर्मकांडों, सामाजिक प्रतिमानों और संयुक्तता से समझा जा सकता है, जो एक नियमबद्ध पवित्र ग्रंथों से संबंधित है। तो यह जो हमारे पवित्र ग्रंथ है उनसे ये निकली हुई है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि बृहत परंपराएं, जो बड़ी परंपराएं हैं, महान परंपराएं भी हम इनको कहते हैं, ये जो अभिजात वर्ग है, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनके थोड़े से चिंतनशील व्यक्तियों के द्वारा ये पोषित होती रहती हैं। और ये बृहत परंपराएं अपनी सृजनात्मक शक्ति के परिणाम स्वरूप ये विकसित होती रहती है। बाह्य सभ्यता भी इसको प्रभावित करती रही है। भारत में अनेक सभ्यताएं हुई हैं, शक, हून, सिथियन, तुर्क, पठान, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, पारसी आदि, और अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं भारतीय संस्कृति को इन्होंने प्रदान की है। रैडफील्ड का मानना है कि यदि सभ्यताएं अपनी रचनात्मक शक्ति के आधार पर उत्पन्न होती हैं, तो बाह्य संपर्क से इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये अपने मूल रूप में नहीं रहती हैं बृहत परंपराएं जैसे जैसे ये फैलती हैं चारों तरफ, ऐसे इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो धार्मिक अनुष्ठान, साहित्य, संगीत, रीति रिवाज, मेले, त्योहार, विविध सांस्कृतिक तत्व आदि, इनका उल्लेख भारत के धर्म ग्रंथों में, जैसे कि वेद है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है आदि में मिलता है। तो ये सब इसमें बृहत परंपराएं हमें देखने को मिलती हैं। और विचारकों ने वसुंधैव कुटुंबकम, क्षमा, अहिंसा, शांति, सत्य, अहिंसा और सार्वभौमिकता आदि को सांस्कृतिक परंपराओं के अंतर्गत लिया है। तो सभी त्योहार, देवी देवता जैसे कि दशहरा है, दिवाली, रामनवमी, शिवरात्रि, रामकृष्ण, विष्णु, शिव, हनुमान, सरस्वती माँ, पार्वती, लक्ष्मी इत्यादि का जो वर्णन है वो हमारे धर्मशास्त्रों के अंतर्गत होता रहा है और इन्हीं को हमने बृहत परंपराओं में गिना है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि ये जो बृहत परंपरा है, ये कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अभिजात वर्ग के चिंतनशील उच्च कोटि के जो लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ये पोषित होती गई, शास्त्रों के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा, और लोगों ने इनको मानना शुरू कर दिया। जैसे कि भागवत गीता, जिसमें बताया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। तो इसको आज सभी ने ग्रहण किया है कि कर्म करें और फल की इच्छा न करें। तो इस तरीके से ये जो बृहत परंपरा है, ये हमने कहाँ से ली है? धर्म ग्रंथों से इसको लिया है। अब हम बात करते हैं लघु परंपरा की। सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि लघु परंपरा, महान परंपरा क्या है और लघु परंपरा क्या है और किस तरीके से इनका स्थानीयकरण होता है,
कैसे इनका सार्वभौमिकरण होता है, उसी के बाद हम स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की जो प्रक्रिया है हम उसको समझ पाएंगे। जब हमें लघु परंपरा के बारे में हमें ज्ञात होगा कि लघु परंपरा क्या होती है और महान परंपरा क्या होती है। अब हम लघु परंपरा को देखेंगे कि लघु परंपरा को रेडफील्ड ने स्थानीय परंपरा के रूप में देखा है। तो रेडफील्ड की जो किताब है द लिटिल कम्युनिटी, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है लघु परंपराओं का। और इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन से संबंधित यदि कोई परंपरा मूल धर्म ग्रंथों से संबंधित नहीं हो, केवल एक छोटे से क्षेत्र में प्रचलित हो और अधिकांशतः व्यक्ति उसके वास्तविक अर्थ को न समझते हो, ऐसी परंपरा को लघु परंपरा कहा जाता है। आपको समझ में आया कि जिसका उनको अर्थ नहीं पता है लेकिन वो उस कर्म कांड को कर रहे हैं, और वो कहाँ से आई है, कहाँ से उपजी है, कैसे उसका पोषण हो रहा है, वो कुछ नहीं जानते। वो स्थानीय रूप से है और वहाँ पर सब लोग उसमें विश्वास करते हैं, और जो विश्वास किसी छोटे से क्षेत्र से धीरे धीरे विकसित होकर कालांतर में धार्मिक कृत्य का स्वरूप धारण कर लेता है, वे धार्मिक कृत्य ही लघु परंपरा कहलाए जाते हैं। जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, लोक कथाएं, मेले, लोकगीत, लोक नृत्य, तीर्थ यात्राएं, धर्मशालाएं, प्याऊ, अतिथि सत्कार, पूजा पद्धति इत्यादि अनेक कार्य, जैसे कि झांकियाँ निकलती हैं या पद यात्राएँ होती हैं। आपने देखा होगा कि कितनी पद यात्राएँ होती हैं। तो जो गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो पद यात्रा के लिए सब चल पड़ते हैं। किसी को पता नहीं है कि वो क्यों जा रहे हैं, इसमें क्या बस आस्था है। हम जानते हैं कि ये खाटू श्याम जी हैं, ये हमारी देवी हैं, हम इसकी पूजा करते हैं, हम इनकी प्रार्थना करते हैं, इनसे हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी उसमें बहुत अच्छी आस्था है। तो ये जो मौखिक होती हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं, उनको लघु परंपराओं के नाम से जाना जाता है। मैकी मेरिट ने कृषक समाज के स्तर पर पाई जाने वाली परंपराएं जो होती हैं उनको लघु परंपराएं माना है। इसी तरीके से योगेंद्र सिंह ने भी जनसाधारण में जो निरक्षर, जो कृषक लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनकी जो अपनी संस्कृति है, उनकी पूजा पद्धति है, उनके जो कर्मकांड है, उन्हीं को लघु परंपरा के नाम से जाना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ कर्मकांडों की हम बात करते हैं और जो भारत के ग्रामीण जीवन में लघु परंपरा आदि से संबंधित है। तो लघु परंपरा का स्थानीय क्षेत्र होता है, यह अलिखित रूप से होती है, मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। ये स्थानीय, अलिखित, अशास्त्रीय, कम व्यवस्थित, कम चिंतनशील होती है। इसमें हम लोकगीतों, रीति रिवाजों, झांकियों, पदयात्राओं इत्यादि को हम देख सकते हैं। ये हमारी संस्कृति की निरंतरता और सजीवता का आधार है और इन्हीं को हम लघु परंपरा के नाम से जानते हैं। जैसे कि आज के वीडियो में हमने जाना कि महान परंपराएं क्या होती हैं जो धर्म ग्रंथों से निकली हैं, और लघु परंपराएं जो मौखिक होती हैं और जो निरक्षर और जो कर्मकांड करने वाले जो कृषक लोग हैं, जो गांवों में रहने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ से निकली है मौखिक रूप से, उसको हमने लघु परंपरा का नाम दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में ये लघु परंपरा और बृहद परंपराओं में इनमें क्या अंतर है, और उसके बाद फिर हम स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।